सो गुड मॉर्निंग। बताइए कहाँ तक कर लिया था? कहाँ तक कर लिया? मेजॉरिटी याद है? कोरम, कोटिंग नहीं, कोरम। किस कोरम? कोरम किसको कहते हैं? मिनिमम 10%। मिनिमम 10% ऑफ व्हाट? मिनिमम 10% ऑफ व्हाट? वोटिंग नहीं है। मिनिमम 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर। वेरी गुड। बताइए राज्यसभा को अपन वोट क्यों कहते हैं? Why Rajya Sabha is considered as the upper house and why Lok Sabha is considered as the lower house? Sakshi, Pramod, because it's a permanent house और उसके बाद जो nominated members हैं वो कहाँ पे होते हैं? लोकसभा में, राज्यसभा में? वेरी गुड। ये पूछा था कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो लोकसभा में होते हैं, राज्यसभा में होते हैं। जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, राज्यसभा में होते हैं। वेरी गुड। नॉमिनेशन कौन से चार्जशीट से होता है? अच्छा बताइए, क्या राहुल गांधी एंग्लो इंडियन है? एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एंग्लो इंडियन? मदर इंडियन होनी चाहिए। बाकी लोगों ने रिवाइज नहीं किया। पी भारती आपने रिवाइज नहीं किया। पायल, पूजा, प्रमोद, साली, साक्षी, सुशील ने काम किया। आपके टाइप ऑफ बिल्स देखा था। चलिए मेजॉरिटी समझ में आ गई। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेशल मेजॉरिटी? स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है? स्पेशल मेजॉरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्लीज रिपीट आर्टिकल 37 एंड 38। चलिए पहले आप मेरे को ये बता दो कैसे कैलकुलेट करते हैं। 2/3 और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट 50% ऑफ 1 किसका? 50% ऑफ 1 किसका निकालेंगे? टोटल मेंबर्स में से जो वैकेंट पोस्ट हो जाती है, टोटल मेंबर्स माइनस वैकेंट पोस्ट, जिसकी डेथ हो गई या जिन्होंने छोड़ दिया, तो टोटल नंबर में से वैकेंट पोस्ट को निकाल के फिर 50% प्लस 1 निकालते हैं। ठीक। आर्टिकल 37 और 38 पहले क्लास खत्म कर लेते हैं, फिर आर्टिकल 37 38 क्लियर कर देंगे। ठीक है, ये तो फिर बीच में रुक जाएगा, इसी फ्लो में पढ़ते रहते हैं। अभी टाइप्स ऑफ बिल्स देखे थे। टाइप्स ऑफ बिल्स 4 तरीके से हम बिल्स क्लासिफाई करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज प्रपोज की जाती है, जब कोई चीज पार्लियामेंट में प्रपोज की जाती है, जैसे एसएससी पास कराओ योजना में लेके आना, तब ये बिल होता है। और जब वो पास हो जाती है तो वो एक्ट बन जाती है। आई बात समझ में? पास कब होती है? जब लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट तीनों उसको अपनी एसेंट दे देते हैं। इसलिए इंडियन पार्लियामेंट में 3 चीजें आती है। अभी लोकसभा भी आती है, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीनों को कलेक्टिवली हम इंडियन पार्लियामेंट कहते हैं। अब यहाँ पे जो चीजों को प्रपोजल किया जाता है, जब प्रपोज होता है तो बिल, ये जब फूड सिक्योरिटी पे बिल आया था, तो फूड सिक्योरिटी अभी एक्ट नहीं बना था, उस पर बात करते तो वो बिल।
जब पास हो जाता है तो बन जाता है एक्ट। ठीक, तो बिल्स का क्लासिफिकेशन 4 तरीके से होता है। अब कौन सा बिल कौन से इसमें आएगा ये बताने का काम आपके लोकसभा स्पीकर का होता है, वो बताते हैं कि ये कौन सा बिल है बेसिकली। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फिनेंस बिल और स्पेशल बिल। ठीक है, 4 तरीके से बिल होते हैं। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आप बताइए आप ठीक है? Is that okay now? आप बताइए, Is that okay? क्या इशू आ रहा है बताओ, कर रही है क्या? अभी बेटर है? अच्छा एक अब बेटर है, अब ठीक है? आई होप अब क्लियर हो गई होगी, अब क्लियर है ना? ठीक है, पूरा क्लियर है। चलिए देखिए, टाइप्स ऑफ बिल्स 4 तरीके होते हैं, ऑर्डिनरी, मनी, फाइनेंस और स्पेशल। बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं आपके वो मनी और फाइनेंस बिल पे आते हैं। कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा बिल फाइनेंस बिल है। अब कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा बिल, नाम सुन के लग रहा है ना पैसे वैसे से रिलेटेड होगा, मनी और फाइनेंस। तो जो बेसिकली लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो क्लासिफाई करके बताता है कि इज दिस अ मनी बिल और इज दिस अ फाइनेंस बिल। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि जो मनी बिल के साथ प्रॉब्लम होती है वो ये है कि मनी बिल आप सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ला सकते हैं। आप अगर लोकसभा में मनी बिल ला सकता है तो इसका मतलब हुआ कि जो सरकार चुन के हमने भेजी है, तो मतलब जिनका इलेक्शन हो तो लोकसभा में बैठते हैं। तो यानी कि पूरा का पूरा पावर मनी बिल को लेके आपकी सरकार के पास होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली जो पैसे हैं गवर्नमेंट के पास, पैसे कहाँ से आते हैं? वो हमारे आपका जो टैक्स आता है वही गवर्नमेंट के पास पैसे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारा पैसा उन तक जाता है, और प्रीएम्बल में हमने पढ़ा क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग कौन है? हम, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो एक्चुअली हमें ही पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, और हमने किन लोगों को चुना है? लोकसभा के लोगों को। तो ऑब्वियसली लोकसभा के जब लोग एक्सरसाइज करते हैं मनी बिल को लेके, तो ऐसा माना जाता है कि जो पीपल ऑफ इंडिया है वही एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो पैसा क्योंकि हमसे क्या है, पावर हमारे पास है, लोगों के पास है, इसीलिए लोकसभा को ही मनी बिल क्या सारा का सारा जो मतलब पावर है वो लोकसभा के पास है। तो मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रपोज हो सकता है। लोकसभा में प्रपोज होने के बाद फिर वो राज्यसभा में जाता जरूर है, पर राज्यसभा उसमें किसी भी तरीके का चेंज या अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। वो सिर्फ रिकमेंड कर सकती है कि देखो आप ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। अब इसको मानना या ना मानना ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है किसमें? लोकसभा पे। तो मनी बिल, कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा बिल फाइनेंस बिल है, इसको लेके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कुछ भी कहा नहीं है। बेसिकली उन्होंने ये बोला है कि हर वो बिल जो फाइनेंस बिल नहीं है मनी बिल है। तो दिस इज नॉट अ क्लियर डेफिनेशन कि हर वो बिल जो फाइनेंस बिल नहीं है वो मनी बिल है। तो कौन बताएगा कि ये कौन सा फाइनेंस बिल और कौन सा मनी बिल है? तो इसके लिए जो सोल पावर दी गई वो आपकी लोकसभा स्पीकर को दी गई है कि वो बताएंगे कि कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा बिल फाइनेंस बिल है। आई बात समझ में? इतना क्लियर हुआ? इतना समझे? अरे नहीं समझे या समझे? समझे, ठीक है। अब ऑर्डिनरी बिल क्या होता है? देखिए मनी बिल, फाइनेंस बिल। अब इसके अलावा जितने भी बिल होते हैं, जितने भी बिल, जैसे कि एसएससी पास कराओ योजना हो गई, ठीक है, प्लूटस बंद कराओ योजना हो गई, तो ये सारा कुछ हो जाएगा ऑर्डिनरी बिल। अब स्पेशल बिल क्या होता है? स्पेशल बिल होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। इवन अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक कॉमा भी ऐड करना है, फुल स्टॉप भी ऐड करना है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर चैनलाइज वे में जाना होगा। उसके लिए एक बिल प्रपोज होता है और जिसको बिल को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जो स्पेशल मेजोरिटी से पास कराया जाता है। अब ये सारा कुछ है कि इसको कैसे पास कराते हैं, सारा कुछ जो अपकमिंग क्लासेस है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पढ़ेंगे, मतलब आर्टिकल 368 उस पर डील करेंगे। अभी आप टाइप्स ऑफ बिल्स में इतना याद रखिए कि हर मैक्सिमम जो बिल है, क्या चीज, ये सब तो ऑर्डिनरी बिल है, सारा कुछ ऑर्डिनरी बिल है। जहां पे भी पैसे से रिलेटेड चीजें होती है वो आपका मनी बिल और फाइनेंस बिल में आता है। ठीक, अब मनी, अब जो आप ये पूछ रहे हैं, तो इसको अगर क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज किया गया है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया होगा तो वो स्पेशल बिल होगा, पर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। मनी और फाइनेंस बिल में ये क्या, उसमें पैसे से रिलेटेड कुछ भी है या कोई फंड एलोकेशन हो रहा है,
ठीक है, तो वहां पे जाता है मनी बिल। जैसे आपका बजट आपका मनी बिल है, तो इसीलिए आप देखेंगे कि लोकसभा में ही बजट को लेके आते हैं। जो अगर फाइनेंस मिनिस्टर राज्यसभा का भी मेंबर है तो भी इसको बजट लोकसभा में ही लाना होता है। तो मनी बिल, फाइनेंस बिल, और बाकी जितने भी बिल बचे वो ऑर्डिनरी बिल है। और बाकी कोई भी ऐसा बिल जिससे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इवन स्लाइड चेंज भी करना हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से कोई चीज हटानी है या उसमें कुछ भी ऐड करना है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर चैनलाइज वे में जाना होता है और उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जो आपके स्पेशल बिल का पार्ट होता है। तो 4 तरीके के बिल, ये समझ में आया। अब इसके बाद इसका जो बेसिक डिफरेंस है वो मनी बिल को ही लिखा है कि मनी बिल क्या है कि वो आर्टिकल 109 और 110 में लिखे रखा है। ठीक है, अब कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा बिल फाइनेंस बिल है, ये बताने का काम आपकी लोकसभा का स्पीकर का है। अब मनी बिल में जो राज्यसभा है वो क्या कर सकती है, इस सिर्फ और सिर्फ सजेशन दे सकती है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकती है। सजेशन देगी, लोकसभा माने या ना माने, ये इसका सोल पावर होता है। सपोज कि अगर ऑर्डिनरी बिल में कभी भी डेडलॉक हो जाता है। डेडलॉक का मतलब कि लोकसभा बोल रही है कि ये काम कर दे, राज्यसभा बोल रही है ये काम कर दे। लोकसभा ने बोला कि एसएससी पास कराओ योजना में, सपोज कि सैफ जिंदल को पास होना चाहिए, राज्यसभा ने कहा नहीं इनको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम इनको क्यों पास करा दें। तो यहाँ पे डेडलॉक हो गया। तो डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए क्या होगा, ज्वाइंट सेशन कराया जाएगा। ज्वाइंट सेशन कौन फिर चेयर करेगा, लोकसभा के स्पीकर को चेयर करेगा, और फिर वोटिंग होगी। फिर देखा जाएगा कि ज्यादा वोट किसने मिल रहा है, इनको पास कराना चाहिए या इनको नहीं पास कराना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब भी मनी बिल होता है तो मनी बिल में कभी भी डेडलॉक होने पे भी ज्वाइंट सेशन नहीं होता है, कभी भी दोनों हाउस एक साथ, क्योंकि साथ में बिठा दो, कुछ उसमें चेंज ही नहीं कर सकते, तो बैठने का कोई भी राइट नहीं दिया गया है। तो कभी भी डेडलॉक मनी बिल को लेके होता है तो वहाँ पे सेशन नहीं होता है, बाकी सब जगह ज्वाइंट सेशन का कंसेप्ट है। इतनी बातें समझ में आई। तो ये आपका मनी बिल था। बेसिकली मनी बिल से क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये इसका शॉर्ट समरी है कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ला सकते हैं और केवल रूलिंग पार्टी ला सकती है। जैसे मान लीजिए कि मोदी जी की गवर्नमेंट है तो सिर्फ मोदी जी की जो गवर्नमेंट है वो आपका लोकसभा में मनी बिल लेके आएगी, बाकी सब लोग इसको लेके नहीं आ सकते हैं। अब इसको सर्टिफाई करने का राइट किसको दिया गया है, वो आपके लोकसभा स्पीकर अभी कौन है, तो ओम बिरला है। तो ओम बिरला का डेडलॉक का मतलब होता है कि कोई कह रहा है कि सपोज कि मान लीजिए कि कोई कह रहा है कि लॉकडाउन को बंद करो, लोकसभा बोली कि लॉकडाउन आपको खत्म करिए क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन बंद हो गया। राज्यसभा बोली कि नहीं लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए क्योंकि लोगों की जान जा रही है। दोनों में जो है क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इसको लेके लोकसभा का स्पीकर बोलेगा कि चलो ज्वाइंट सिटिंग कराते हैं। ज्वाइंट सिटिंग कराने के बाद फिर वहां पर डेडलॉक ब्रेक किया जाता है। डेडलॉक ब्रेक का मतलब कि अब वहां पे हाउस में जो है वोटिंग कराई जाएगी, फिर देखा जाएगा कि ज्यादा वोट किसको मिल रहा है, लॉकडाउन को बंद करें या लॉकडाउन को ईज करें। ठीक है, तो जब ज्वाइंट सेशन होता है तो वहां पे जब मतलब प्रॉपर कंक्लूजन निकलता है उसको कहते हैं टू रिजॉल्व द डेडलॉक। अब क्लियर हुआ फाइल। अब उसके बाद देखो पहले भी जो मनी बिल है वो हमेशा लोकसभा में आएगा। लोकसभा में उस पूरे बिल को पास करेंगे, उस पर डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, बिल को पास करेंगे, फिर उसको राज्यसभा में भेजेंगे। राज्यसभा के पास वो 14 डेज तक रहता है। अब राज्यसभा का क्या काम है कि वो बिल को अच्छे से एनालाइज करेंगे, बिकॉज एक्सपर्टीज राज्यसभा में बैठते हैं। एनालाइज करेंगे, समझेंगे, समझने के बाद अगर उनको लगता है कि हाँ ये मेरे सजेशन है, इसमें इन चीजों को या तो ऐड करना चाहिए या रिमूव कर देना चाहिए, तो सजेशन वो देंगे, फिर लोकसभा में वापस आएगा। लोकसभा को लगता है कि उस सजेशन को उनको ऐड करना चाहिए, वो कर लेंगे। उनको लगता है कि नहीं ये सारे पीछे बकवास है जो उन्होंने कर दिया सब बेस्ट है, तो उसके बाद फिर लोकसभा क्या करेगी, उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज देती है और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट उसको साइन कर देते हैं, फिर वो बिल आपका एक्ट बन जाता है। ये आपका मनी बिल है और फाइनेंस बिल है। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये आपके आर्टिकल 368 में दिया गया है। आर्टिकल 368 बताता है कि कैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज, या तो किसी चीज को ऐड करना या किसी चीज को रिमूव करना, दो ही चीज कॉन्स्टिट्यूशन में करेंगे। जैसे कि आपका आर्टिकल 42 में क्या हुआ था, सोवरेन सोशलिस्ट और जो आपका सेक्युलर है वो ऐड किया गया था। अब या किसी चीज को रिमूव कर दिया जाए, जैसे हमने पढ़ा था आपका पार्ट 7 अब ऑब्सोलीट हो चुका है, यानी किसी भी चीज को ऐड करना या किसी भी चीज को रिमूव करना, ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368 में दिया हुआ। आर्टिकल 368 बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे चेंज किया जाए। अब इसके लिए 2 प्रोसीजर फॉलो होते हैं। तो देखिए 2 प्रोसीजर का मतलब होता है कि 2 तरीके की चेंज। पहला चेंज होता है कि क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है ये इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर में कोई इफेक्ट डालता है। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब स्टेट और सेंटर का रिलेशन है ना, सेंट्रल स्टेट का कोई रिलेशन, तो कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री। तो क्या फेडरल स्ट्रक्चर में जैसे कि मैंने जीएसटी लाया गया था है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया गया था, तो हो सकता है जो टैक्स लेने का तरीका है वो उसमें चेंज हो जाएगा। तो जो बेसिकली जो भी ऐसा बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करता है उसमें जो प्रोसीजर फॉलो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यानी फर्स्ट केस तो ये हो गया कि क्या वो फेडरल स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है, और दूसरा होता है कि क्या वो
मतलब फेडरल स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर रहा है, दो तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाई जा सकती है। पहला ये कि वो फेडरल स्ट्रक्चर को कोई भी चेंज नहीं कर रहा है, दूसरा ये क्या वो फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है। तो अब इन दोनों मतलब दोनों ही जो प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी है उसमें दो अलग अलग तरीके के बिल लाए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के दो तरीके हैं, पहला कि क्या वो फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है, और दूसरा कि क्या वो फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर रहा है। यहाँ पे पहला है कि क्या वो फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर रहा है। तो अगर चेंज नहीं कर रहा है तो फिर क्या होगा कि पहले तो इसको किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। यहाँ पे मनी बिल जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि इसको लोकसभा में ही लाया जाए, तो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी इसको लाएंगे। अब ये क्या कर रहा है कि फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर रहा है, यानी स्टेट और सेंटर के रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो इसके बाद क्या किया गया कि इसको पहले लाएगा किसी भी हाउस में, सपोज कि लोकसभा में ला दिया गया। लोकसभा में लाने के बाद इसको स्पेशल मेजोरिटी से, यानी कि 2/3 वाली जो मेजोरिटी याद करेगा कल की क्लास को, कि स्पेशल मेजोरिटी से उस बिल को पास कराएंगे। अब लोकसभा क्या करेगी कि इसको भेज देगी राज्यसभा को, राज्यसभा भी क्या करेगी इस बिल को डिबेट डिस्कस करी, उसने भी पास कर दिया। अब जब लोकसभा ने भी पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, तो ये बिल चला गया कहाँ, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के बाद जब जैसे प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे कि उस बिल को वो चाहे तो एक बार, तो मतलब उनको लगता है कि नहीं इसमें ये चीजें ऐसी नहीं ऐसे होना चाहिए, तो एक बार के रिकंसिडरेशन के लिए वो क्या कर सकते हैं कि लोकसभा को उस बिल को वापस कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर इन केस फिर भी लोकसभा को लगता है कि नहीं जो हमने बिल में लेते हैं बिल्कुल सही है, फिर वो जब प्रेसिडेंट को वापस करती है, तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ये हो गया कि अब प्रेसिडेंट बाउंड हो जाता है, इनके ऊपर ये बाइंडिंग होता है कि अब वो अपनी एसेंट उस बिल को दे ही दे। नहीं तो ऐसा होता था पहले कि जैसे कि प्रेसिडेंट को अगर वो बिल पसंद नहीं आया तो भी उनको साइन करना पड़ता। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद क्या हो गया कि प्रेसिडेंट चाहे तो एक बार उस बिल को वापस कर सकता है, ठीक है। लेकिन फिर से अगर लोकसभा ने वही बिल पास करके भेज दिया तब उसको साइन करना प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी हो जाएगा। तो पहला केस क्या है, पहला केस ये है कि जब वो फेडरल स्ट्रक्चर को कोई भी चेंज नहीं करना है, यानी सेंटर और स्टेट के रिलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल करने से, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंज करने से फेडरल स्ट्रक्चर पे कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इसको किसी भी हाउस में लाया गया, दोनों ही हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी से पास कराया गया, फिर प्रेसिडेंट के पास भेजा गया। प्रेसिडेंट को लगता है, अगर उसको लगता है कि सब सही तो अपना साइन कर देगा, बिल एक्ट बन गया। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि नहीं इसमें जो है ये पर्टिकुलर चेंज होना चाहिए, तो वो एक बार लोकसभा को वापस करेगा। फिर भी लोकसभा को लगता है जो पास कर दिया बिल्कुल सही है, वो प्रेसिडेंट को वापस करेगी। अब प्रेसिडेंट को साइन करना जरूरी हो जाता है। इतनी बातें समझ में क्लियर हुआ? जल्दी से पूछ लेते ना, तो मुझे पूछना पड़ेगा। क्लियर सबको? नंदिनी आपको समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए सेकेंड केस है। सेकेंड केस का मतलब कि ये फेडरल को चेंज कर रहा है। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब स्टेट और सेंटर के रिलेशन में थोड़ी सी चेंजिंग इसकी वजह से आ रही है, जैसे आपका जीएसटी वाला भी, ठीक है, इसकी वजह से फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। तो इसका जो पास करने का तरीका ये थोड़ा सा वैसा ही है कि पहले पार्लियामेंट में आएगा, पार्लियामेंट मतलब या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, जब आएगा उसको पास करा दिया गया, यानी लोकसभा में आया या राज्यसभा में आया उसको स्पेशल मेजोरिटी पास करा दिया गया। अब इसके बाद क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है तो उसको स्टेट में भेजा जाएगा। तो अभी इंडिया में टोटल कितने स्टेट है? अभी इंडिया में कुल कितने स्टेट है? ठीक है, 28 या 29। डेडलॉक कौन ब्रेक करेगा? 29 मैम। 29। तो जितने भी स्टेट है उनके हाफ स्टेट से फिर इस बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास होना पड़ेगा। जैसे अभी वाले 29 स्टेट है, 29 का हाफ 14.5 मतलब 14.5 14.5 तो कुछ होता नहीं है, 15 स्टेट। तो 15 स्टेट को भी इस बिल को सिंपल मेजोरिटी से पास करना होगा, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। यानी अगर ऐसा कोई बिल जिससे फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है तो उसमें क्या होगा कि पहले वो लोकसभा में पास होगा स्पेशल मेजोरिटी से, फिर राज्यसभा में पास होगा स्पेशल मेजोरिटी से, इसके बाद फिर इसको स्टेट्स को भेजा जाता है, राज्यों को भेजा जाता है, प्रोविंस को भेजा जाता है, ठीक है। अब इनमें से हर स्टेट की कंसेंसस हो तो वो तो मतलब पॉसिबल नहीं है कि हर स्टेट को अपनी कंसेंसस दे ही दे, लेकिन एटलीस्ट 50% स्टेट से हमें कंसेंसस चाहिए ही होती है। तो अभी इंडिया में 29 स्टेट है, हाफ कीजिएगा तो 14.5 होगा, 14.5 तो कुछ होता नहीं, तो 15 स्टेट से इसको सिंपल मेजोरिटी से पास होना पड़ेगा। जब 15 स्टेट से ये बिल सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा
अब क्या करेंगे, ये बिल फिर लोकसभा में वापस आ जाएगा, फिर लोकसभा फिर इसको प्रेसिडेंट के पास भेजेगी, फिर वही प्रोसीजर। प्रेसिडेंट को साइन, अगर उसको लगता है कि सब सही तो वो साइन कर देंगे। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि नहीं इसमें कुछ चेंजेस और कर देने चाहिए तो वो एक बार लोकसभा में इस बिल को वापस कर देंगे। फिर भी लोकसभा को लगता है कि नहीं जो कर दिया सो कर दिया, फिर वो प्रेसिडेंट को देंगे। तो अब प्रेसिडेंट को साइन करना यहाँ पे कंपल्सन रहेगा, फिर प्रेसिडेंट उस बिल को पास कर देंगे और फिर जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है सेकेंड टाइप का वो पास हो जाएगा। इस तरीके से आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास होता है। आई बात समझ में क्लियर हुआ दोनों? बताइए कौन इसको समराइज करके बता पाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को कौन समराइज करके बताएगा? पायल आप बताओ, समराइज करके बताइए। Constitution Amendment Bill, it basically suggests any kind of change in the Constitution. Right. So, and according to the Article 368, the Constitution can be amended. So there Very are good. two procedures according to which we can do this. First, it should not affect the federal structure, and second is if it offers any kind of change in the federal structure. For the Very first one, it does not affect the federal structure. It has to be introduced in any house, and it has to be passed by the special majority system. That is 2/3 of total strength, and Very good. the president is bound to agree to this bill according Very to good. that act. And if the president is not 24th Constitution Amendment, and if the president does not agree to it, he can return it once to Lok Sabha. But if it is sent back again, then he has to agree on it. Very good. Very good. And the second one is if it is introduced, it can be introduced in both the houses of the parliament, and it Very has to be passed in both houses by special majority, and it has to be agreed by more than half of the states of state legislatures. That is, in our country, it has to be 15 out of 29, and Very the good. president has to agree to the bill. वेरी गुड। तो ये बताइए कि जो स्टेट्स में हो जाएगा, स्टेट्स कौन सी मेजॉरिटी से बिल को पास करेंगे? Does the state also has to pass this Simple particular bill? majority. Simple majority. Very good. बहुत अच्छे। And what about money bill? Who can consolidate money bill? Who do you understand by money bill? Anyone? Who has the confidence to explain the money bill? Anyone? This is not done, guys. कैसे आप लोग ऑफिसर बनोगे? बोलते नहीं, बताओ। मनी बिल समझ में आ गया था? कौन कंसोलिडेट करके बताएगा आप में से? पूजा, प्रमोद, साक्षी, शालीन, सोनाली। बोलो, मनी बिल को कंसोलिडेट करके बताइए। एनीवन? प्लीज गो अहेड। मैंने आपको डे 1 में भी ये चीज बोली थी कि बोलना सीखिए। सुन सब सकते हैं, बोल कोई कोई सकता है। एंड इफ यू वांट टू बी एन ऑफिसर देन डेवलप दैट काइंड ऑफ स्किल्स। अगेन हु कैन बी? किसी को फेथ नहीं है कि वो सारे एसएससी पास कर पाएगा? प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक इट। शालीन, will you? आप नहीं बोल रहे, जिसका ये मतलब या तो आपने समझा नहीं है, या इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे दूसरों को पास कराने के लिए बैठे हुए हो। कोई नहीं बोलेगा। अगेन पायल, will you? Money bill, it is passed by in Lok Sabha and by the ruling party, and obviously Lok Sabha has the say in this, and it is completely their decision, and Rajya Sabha can propose some kind of changes, but if Lok Sabha doesn't agree, so those changes are nullified, and the speaker of the Lok Sabha has to certify this bill. Very good. तो आप बोल क्यों नहीं रहे थे? आपको you will have to मतलब speak up, है ना? Yes, ma'am. जो चीजें पता है
तो खुद से बोलना सीखिए ना। जब आप वहां पे बैठेंगे, मान लो कि आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में चले जाते हैं, फिर वहां पे आप बैठ के क्या करोगे? तो पता चला सामने पाकिस्तान वाला इतना बोल के चला जाएगा और आप चुपचाप बैठे रहोगे कि नहीं कहीं हमसे पूछे तो हम बोले। ऐसे होगा क्या? नंदिनी आप बता रहे थे, आप भी बताओ क्या बता रहे थे? मैम मनी बिल इंट्रोड्यूस सिर्फ लोकसभा में करा जा सकता है और ये सिर्फ रूलिंग पार्टी के थ्रू ही कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता बाकी। और जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो सिर्फ वो ही इस बिल को सर्टिफाई कर सकते हैं। और 3 रीडिंग्स के बाद लोकसभा ये बिल्स राज्यसभा को सेंड कर देता है और उसके बाद राज्यसभा को सजेशंस देने होते हैं। वेरी गुड। अगर वो सजेशंस देता है तो ठीक, वरना फिर लोकसभा पास कर देता है। फाइनल डिसीजन लोकसभा का होता है। लोकसभा का होता है। वेरी गुड। आगे से अब आप खुद बोलना सीखिएगा, मतलब मुझे एक एक का नाम लेके कहना पड़ता है, आप बोल दो, आप बोल दो, आप बोल दो। तो मुझे लगता है कि क्या आप मतलब किस लिए बैठे हैं? ऐसे ही बैठे कि चलो लास्ट में पूरे सत्यनारायण की कथा हो जाएगी तो बाद में उठ के चले जाएंगे प्रसाद लेके, ऐसा सोच के बैठते हैं? इट शुड बी अ 2-वे डिस्कशन। अभी आप क्लासरूम में नहीं बैठे कि सामने कोई टीचर बैठेगा आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। समझ लीजिए कि जो ये प्रिपरेशन होती है ना, दिस इज नॉट अ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, इट्स अ काइंड ऑफ मेंटर एंड मतलब वी आर जस्ट अ मेंटर, जो हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, बाकी चलना आपको खुद ही है। ठीक है? कोई आपकी जगह बैठ के एग्जाम नहीं दे देगा, कोई आपकी जगह बैठ के आपकी जॉब नहीं कर लेगा। और जो भी ट्रेनिंग हो गई या आपको जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है वो इसी जगह पे बनती है, वो वहां जाके बनती नहीं है। और ये क्लास में जो आपका आंसर है ना, यही बता देता है कि कौन पास होने के लिए बैठा है, कौन बाकी लोगों को सपोर्ट करने के लिए बैठा है। आप में से कोई एक भी पास होगा तो ट्रस्ट में कोचिंग की दुकान चलती रहेगी। तो या तो आप कोचिंग की दुकान चलाने बैठे हैं या अपना खामखा का टाइम पास करना है। उस दिन भी आपको बोला था, फिर से बोल रहे हैं, जस्ट ट्राई टू स्पीक अप। गलत होगा हार्डली मैटर्स ना, बाकी लोग क्या कहेंगे कि उन्होंने गलत बताया, तो कहने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि ये गलत बता रहे हैं ये सही बता रहे हैं। जिसको जो पास होगा उसका नाम तो प्रतियोगिता में छप जाएगा, सबको पता चल जाएगा। ये सोचते हो कि टीचर क्या बोलेगा, सामने वाला मेंटर क्या बोलेगा कि मैंने गलत बता दिया, तो वो कोई कुछ नहीं बोलने वाला। कोई बगल वाला भी आपके लिए पढ़ने नहीं आया है, वो अपने लिए पढ़ने आया है। तो आप अपने लिए बोलिए, अपने लिए आंसर दीजिए। ठीक है? दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग एटीट्यूड, बहुत बहुत ज्यादा गलत एटीट्यूड है आपका। आप में से मैक्सिमम लोग ग्रेजुएट होंगे, ग्रेजुएट होने के बाद ये हालात है। नहीं समझ में आया तो आपको पूछ लेना चाहिए था, और समझ में आ गया तो बोल देना चाहिए था। चलिए सेशन पे आते हैं। इतना समझ में आ गया? जितना हमने पहले डिस्कस किया उतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब सेशन ऑफ द पार्लियामेंट क्या होता है? देखिए, पार्लियामेंट हमेशा तो नहीं चल सकती कि हमने क्या चुना है, हमने अपने मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चुना है। ठीक है? हमने अपने मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चुना है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे जो मेंबर्स हैं वो कुछ दिनों तक, जैसे कि अभी आपकी वो है मोदी जी ने, तो मोदी जी को हमने मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से चुना है? हमने मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चुना है वाराणसी से। ठीक, तो इसका मतलब ये होगा कि वो सिर्फ लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वाराणसी में क्या होगा वो भी काम आपके मोदी जी को ही करना है। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि वो एक बार मतलब वाराणसी में भी देखे कि क्या चीजें करनी है, फिर उसके बाद वो लोकसभा में भी जाए। तो इसका मतलब ये है कि लोकसभा या राज्यसभा पूरे ईयर काम नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर उसने पूरे ईयर काम किया और पूरे ईयर वो लोकसभा राज्यसभा चलती रहेगी, तो जिनको हमने चुना है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कब जॉब करेंगे? उनका तो ये भी काम है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जॉब करें, राइट? तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम सेशन बना देते हैं कि डिफरेंट सेशंस में ही लोकसभा या राज्यसभा काम करेगी। इन सेशन के अलावा वो लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर देखेंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि मैं सपोज करिए कि लोग आपके मोदी जी वाराणसी में है, तो अब इस बीच में वो वाराणसी जाके देख लेंगे कि अच्छा वाराणसी में ये चाहिए, वाराणसी में ये चाहिए, या यहाँ पे गंगा रिवर को क्लीन कराना है, तो ठीक है, ये सारे इशू को कंसल्टेट करेंगे। फिर जब लोकसभा चलेगी, राज्यसभा चलेगी, तो वो लेके जाएंगे कि भाई वाराणसी में ये कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। फिर इंडियन पार्लियामेंट पे डिबेट डिस्कशन करेगी, राइट? तो इस तरीके से हमारे इंडियन पार्लियामेंट में सेशन का कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो लोकसभा राज्यसभा है पूरे ईयर 365 into 24 into 22 मतलब 24/7 काम नहीं कर सकती है, तो सेशन में हम अपने इंडिया पार्लियामेंट को डिवाइड कर देते हैं, राइट? अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये लिखा है कि कम से कम साल भर में आपके 2 सेशन तो जरूर होना चाहिए। ठीक है? लेकिन कस्टमर ही ऐसा चला रहा है अभी जो है, मतलब उन्होंने बोला कि 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब अगर एक सेशन हो गया तो दूसरे सेशन को कराने में कम से कम 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 6 महीने में ही आपको दूसरा सेशन करा लेना होगा। ये आपके आर्टिकल 85 में दिया हुआ है, राइट? लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये मतलब है कि अगर 6 महीने में आपने करा तो साल भर में केवल 2 सेशन होंगे। कस्टमरी हमारे यहाँ चला रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं दिया है, हमारे यहाँ कस्टमरी ये चला रहा है कि हम जो है 3 सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं।
पहला सेशन है आपका बजट सेशन, जैसे अभी आपने देखा होगा ना कि पहला बजट जो है फरवरी के लास्ट डे पे आता था, अब आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाता है। तो पहला सेशन होता है आपका बजट सेशन। दूसरा सेशन होता है आपका मानसून सेशन, जो कि मई जून के आसपास होता है आपका मानसून सेशन। और थर्ड सेशन होता है आपका विंटर सेशन। विंटर सेशन कब होता है? ये आपका ये जैसे बजट होता है ना, बजट के थोड़े से पहले दिसंबर, नवंबर दिसंबर के आसपास आपका बजट सेशन होता है। तो 3 सेशन होते हैं। लेकिन इन केस कभी कभी ऐसा लगता है कि मान लीजिए कि सपोज किसी का, मान लीजिए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती मनानी है सपोज, या निर्भया का जो केस हो गया था, ऐसा कोई केस हो गया जिसमें जरूरी है कि तुरंत का तुरंत सेशन बुला के कोई ना कोई काम कर लिया जाए, तो कभी ऐसा लगता है कि कोई स्पेशल सेशन बुलाना, या मान लीजिए किसी लीडर की डेथ हो गई, तो वो होता है ना कि सारे लोग खड़े होते हैं और मतलब दे विल हैव टू गिव द ट्रिब्यूट टू द लीडर। तो उस समय जो लोकसभा स्पीकर है वो स्पेशल सेशन बुला सकती है, अगर उनको ऐसा लगता है कि कंट्री के रिक्वायरमेंट के लिए, कंट्री की नीड है कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए, तो चौथा सेशन ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। बहरहाल हमारे यहाँ पे 3 सेशन है, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सिर्फ इतना दिया है कि 2 सेशन के बीच 6 मंथ का गैप होना चाहिए। ठीक, ये आर्टिकल 85 में दिया हुआ कि 2 सेशन के बीच में एट मैक्स 6 मंथ का गैप होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे 3 सेशन होते हैं, बजट, मानसून और विंटर। और कभी स्पेशल कॉन्टेक्स्ट हुआ तो हम स्पेशल सेशन बुला सकते हैं। अब देखिए सबका अलग अलग प्रोसीजर है। जैसे बजट सेशन, ये जनवरी से अप्रैल तक जो आपका पार्लियामेंट काम करते हैं, उसको कहते हैं बजट सेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो लोकसभा में बजट लेके रखते हैं, और बजट का जो नाम बजट है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बजट नहीं दिया हुआ है। बजट हम लोग बोलते हैं बजट बजट बजट, इसका नाम है एनुअल। इसको नोट कर लीजिए, वैसे क्वेश्चन में जो आपकी शीट है उसमें ये चीज दिया हुआ है, फिर भी आप कर लीजिए। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 में दिया है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी हर साल द स्पीकर सॉरी द फाइनेंस मिनिस्टर हैज टू पॉज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द लोकसभा, और इसको हम कस्टमरी बजट कहते हैं, यानी बजट वर्ड आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं है। तो जनवरी से अप्रैल तक जो भी चीजें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में की जाती है उसको कहते हैं बजट सेशन। अगला सेशन आपका मानसून सेशन, जो जुलाई और सितंबर के बीच में होता है, और इसमें जितने भी पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर होते हैं, कुछ भी मतलब कोई भी स्कीम लाना है, कुछ भी करना है, ये सारा कुछ आपके मानसून सेशन में डिस्कशन होता है। फिर विंटर सेशन जो कि आपका दिसंबर और जनवरी में होता है, ये भी सबसे शॉर्टेस्ट सीजन मतलब सेशन यही होता है, सिर्फ 2 महीने का। इनमें भी जो पब्लिक अफेयर्स से रिलेटेड मैटर्स है उन्हीं का डिस्कशन होता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए बजट सेशन जो कि जनवरी से अप्रैल तक होता है। इसमें क्या हुआ कि लोकसभा सॉरी जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर अगर राज्यसभा की भी पार्टी थी, जैसे आपके अरुण जेटली थे, वो राज्यसभा के मेंबर थे, लेकिन लोकसभा में ही वो बजट ला सकते हैं, क्योंकि बजट इज अ मनी बिल, और मनी बिल से लोकसभा में लाया जा सकता है। आएगा समझिए, तीनों सेशन समझ गए आप, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन। क्लियर हुआ? बताइए। ठीक है, क्वेश्चन अब ये बताइए, हु प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? अगर इंडियन पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन कराया जाएगा तो उसको प्रिसाइड कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा। किसी को प्रेसिडेंट तो नहीं लग रहा है? नो मैम। बताइए, हु कैन डिसॉल्व द राज्यसभा? क्या? प्रेसिडेंट। अच्छे से पढ़िए। None of these. Who can dissolve the Rajya Sabha? None of these. क्यों? Why? Why none of these, Saf? Why none of these, Sonali? D क्यों होगा? सी लग रहा है। अच्छा रिसोर्स की बताइए, सी या डी? जिसको डी लग रहा है डी क्यों लग रहा है, जिसको सी लग रहा है सी क्यों लग रहा है? सर डी क्यों लग रहा है? भाई डी साक्षी डी क्यों लग रहा है? पायल पायल आपको क्या लग रहा है? वेरी गुड बिकॉज दिस इज अ परमानेंट हाउस, और ये परमानेंट हाउस इसका डिसोल्यूशन हो ही नहीं सकता है। Who can dissolve राज्यसभा? No one can dissolve राज्यसभा because राज्यसभा is a permanent house. So none of these will be correct answer. तो नंदिनी आप क्लियर हो?
इट इज नॉट सी, इट इज डी। व्हाई? बिकॉज इट्स अ परमानेंट हाउस और इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बताइए, ये आपके इसमें नहीं है, इसका आंसर आर्टिकल सी, मतलब आंसर इसका सी है। अच्छा ये बताइए, हाउ मेनी सेशंस ऑफ द लोकसभा टेक प्लेस इन अ ईयर? नाम बताइए तीनों का। वेरी गुड। इसका आंसर बताइए, which of the following are not the session of Lok Sabha? सवाल, वेरी गुड। ये बताइए, द बजट इज ऑल्सो नोन एज, अब आ जाते हैं आपके स्पीकर ऑफ द लोकसभा में। ठीक है, जितना पहले पढ़ा उसमें तो आई होप कि कोई डाउट नहीं रहा होगा, अगर होगा तो आप पूछ लीजिएगा। देखिए स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा क्या है और इसको हम क्यों चुनते हैं और इसका पूरा कंसेप्ट क्या है। देखिए हमारे यहाँ लोकसभा क्या होती है, डिबेट और डिस्कशन करती है। अब डिबेट और डिस्कशन के लिए मान लीजिए कि हम सब लोग आपस में डिबेट डिस्कशन करने लगे, ठीक है, और हम में से कोई भी ऊपर करना हो, हम सब एक जगह से बैठ के बात करें, तो डिबेट डिस्कशन कम और पंचायत ज्यादा हो जाएगी। जैसे घर में होती है ना कि सब बोल रहे हैं, जैसे कोई भी ऑर्डर ही नहीं है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो लोकसभा या राज्यसभा है, पीपल हैव टू डिस्कस द मैटर ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस। जो मैटर पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है उनको इनको डिस्कस करना होता है। तो जरूरी है कि लोकसभा और राज्यसभा में एक प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन रहे। तो लोकसभा में वो ऑर्डर मेंटेन करने का काम करते हैं आपके लोकसभा स्पीकर। समझ में आया? तो लोकसभा स्पीकर का काम क्या है कि वो सारे डिबेट डिस्कशन को सुनेंगे और ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। वो बताएंगे कि कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा बिल नहीं है, कब, मतलब अब ऐसे तो चर्चा हमेशा चलती रहेगी, तो कोई होना चाहिए ना वो बोले कि बस अब बाकी की बातें कल करेंगे, या आप ज्यादा ना मत बोलिए, आप चुप हो जाइए। कभी आपने टीवी वगैरह में देखा होगा कि लोकसभा का स्पीकर बोलता है कि आप शांत रहिए, बात बोलिए, मतलब दे विल हैव टू मेंटेन द ऑर्डर इन द हाउस, राइट। तो ये काम करता है आपका लोकसभा का स्पीकर। अब जो भी बिल मान लीजिए कि पास होना, लोकसभा से कोई भी बिल पास हुआ तो वोटिंग कराने का काम आपके लोकसभा स्पीकर का होता है। वो बोलता है कि जितने लोग इसको सपोर्ट करते हैं वो यस बोलेंगे। तो अभी तो क्या है कि वो डिजिटलाइज हो गई लोकसभा की, तो वो वहाँ पे उनको को सिर्फ प्रेस करना होता है कि दे विल हैव टू प्रेस द यस और दे विल हैव टू प्रेस द नो। तो वो चेक करते हैं कि ज्यादा यस में मिला है या ज्यादा नो में मिला है, इसके बाद फिर वो अपना साइन दे देते हैं, राइट। उसके बाद जो है वो कोई भी बिल पास हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि देखो हमारे यहाँ पे जो लोग सिलेक्ट होके आते हैं, सपोज कि कभी कभी आपने देखा होगा जैसे कि मतलब डोंट टेक इट पर्सनल, बट कभी कभी होता है कि हमारे यहाँ पे वो लोग भी सिलेक्ट होके आ जाते हैं, मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बन के आ जाते हैं, जो कि बहुत ही इलिटरेट होते हैं। कैसे भी लोग मतलब बन के आ जाते हैं, यानी एक्सपर्टीज की कमी हो सकती है। तो उन एक्सपर्टीज की कमी को पूरा करने के लिए हमारे इंडिया में कमिटी सिस्टम है, ठीक है, कि कुछ कमिटीज बना दी जाती है, इसमें ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, यानी कुछ मतलब डिग्निफाइड लीडर्स होते हैं जिनकी बहुत अच्छी नॉलेज होती है सब्जेक्ट्स को लेके। तो वो कमेटी बनाने का काम भी आपके लोकसभा का स्पीकर का करता है। जैसे कोई बिल मान लो लाना है, मान लो कि सब उसमें बिल लाना है फूड सिक्योरिटी को लेके, तो जो लोगों ने फूड सिक्योरिटी में अच्छा काम किया है, जिनको उसकी नॉलेज है, उन सबको लेके लोकसभा का स्पीकर एक कमेटी बना देता है। फिर वो कमेटी डिसाइड करती है, वो मतलब समझ के बताती है कि क्या बोलते हैं कि मतलब आपको ये बिल कैसे पास करना चाहिए, बिल में क्या क्या क्लॉजेस होंगे। तो कमेटी बनाने का काम भी आपकी लोकसभा का स्पीकर करता है, ठीक। दूसरा क्या है कि कोई भी बिल जैसे लोकसभा से पास हुआ तो उसको राज्यसभा में जाना होगा, तो वो बिल पहले पास होने के बाद लोकसभा के स्पीकर के पास जाता है, जो आपके लोकसभा के स्पीकर हैं, जब उसको साइन कर देते हैं फिर जो है वो बिल आपके राज्यसभा में जाता है। दूसरा क्या है कि सपोज कि कभी ज्वाइंट सिटिंग करानी पड़ी जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों बैठे हैं, तो जब कोई ज्वाइंट सिटिंग होती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों बैठते हैं, तो उस ज्वाइंट सिटिंग को चेयर हमेशा और हमेशा आपका लोकसभा का स्पीकर करेगा, ठीक। फिर उसके बाद कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा बिल मनी बिल नहीं है, ये डिसाइड करने का जो राइट है वो भी आपके पूरी तरीके से लोकसभा के स्पीकर को दिया गया है, ठीक है। और अब स्पीकर के इलेक्शन की बात होती है कि स्पीकर कौन होगा, कौन बनेगा स्पीकर। तो जैसे ही आपकी लोकसभा बन के आती, सपोज कि अभी कोई चुनाव हुआ, लोकसभा बन के आ गई, ठीक। तो जो उस लोकसभा का सबसे सीनियर मेंबर होगा, जैसे सीनियर मेंबर मतलब कि मतलब पूरे में, मतलब पूरे हाउस में, वेदर इट इज फ्रॉम द पार्टी और फ्रॉम नॉट द पार्टी, मतलब हो सकता है वो मेंबर, जैसे अभी बीजेपी आपकी जीती है, ठीक है, तो हो सकता है वो पर्सन बीजेपी का हो सकता है वो पर्सन बीजेपी का ना हो, लेकिन जो सबसे सीनियर होगा, सीनियर के सेंस में, लोकसभा में बैठने के सेंस में, जैसे कोई लोग होते हैं ना री-इलेक्ट ऐसे होते जाते हैं, तो जिनका जो टर्म है वो लोकसभा में बहुत ज्यादा, वो लगातार चुन के आते जा रहे हैं, मतलब आज 15 सालों से लोकसभा में, 20 सालों से लोकसभा में, ऐसे। तो वो जो सबसे सीनियर पर्सन होता है उसको बनाते हैं प्रोटेम स्पीकर,
क्या बनाते हैं, इसका नाम अभी आपको बताते हैं, प्रोटेम स्पीकर। तो जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो क्या करता है कि ये क्या करेगा कि ये बाकी लोगों को जितने लोग भी विन करके आए, ये क्या करेगा, सबको वो दिलाता है। आपने देखा होगा ना, ओथ लेते हैं सब लोग, शपथ उपथ लेते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर सबको ओथ वगैरह दिला देता है। और ओथ दिलाने के बाद ये क्या करेगा कि अब लोकसभा स्पीकर का इलेक्शन, जो लोग जो पार्टी विन कर गई, सपोज कि बीजेपी विन कर गई, तो बीजेपी एक नाम प्रपोज कर देगी, सपोज कि बीजेपी ने बोला ओम बिरला, कांग्रेस ने एक नाम बोल दिया कि ये, अब इसमें वोटिंग होती है, ठीक है, तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वोट किसको ज्यादा मिलेंगे, जिसकी पार्टी विन करके आई है, जिसकी पार्टी विन करके आई है उसके पास ज्यादा मेंबर्स होंगे, तो वो सब लोग वोट देंगे, जिनको सबसे ज्यादा वोट मिल जाएगा वो बन जाएंगे फिर आपके लोकसभा के स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर वहां से खत्म हो जाते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर सिर्फ थोड़े समय के लिए बनते हैं, जब तक आपके लोकसभा का नया स्पीकर सिलेक्ट होकर ना आ जाए। जिस दिन आपका नया लोकसभा का स्पीकर सिलेक्ट हो जाता है, फिर प्रोटेम स्पीकर अपनी पोस्ट से हट जाते हैं। ठीक, अब जो मान लीजिए लोकसभा स्पीकर को लगता है कि मेरे को रिजाइन कर देना चाहिए, तो वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, तो हमेशा याद रखिएगा लोकसभा का स्पीकर अपना रेजिग्नेशन डिप्यूटी स्पीकर को देगा। ठीक है, अपना लोकसभा का स्पीकर कभी प्रेसिडेंट को नहीं, लोकसभा का स्पीकर डिप्यूटी स्पीकर को अपना जो है रेजिग्नेशन देते हैं। अब एक चीज और याद करने की, मान लीजिए कि ओम बिरला बीजेपी के मेंबर है और बीजेपी के मेंबरशिप से वो लोकसभा के स्पीकर भी बन गए हैं, राइट। अब अगर मान लीजिए कि बीजेपी की मेंबरशिप से वो लोकसभा के स्पीकर बन जाते हैं, तो क्या उनको बीजेपी छोड़नी पड़ेगी? नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप बीजेपी के मेंबर भी रहेंगे, लोकसभा के स्पीकर भी रहेंगे। और यही चीज ऐसा है कि जिसकी वजह से लोकसभा के स्पीकर पे लोग बहुत सारे एलिगेशन लगाते रहते हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं कि भाई ये बीजेपी का मेंबर है, तो जब देखो बीजेपी वालों को तो पूरा टाइम देता है बोलने को, हम लोगों को नहीं देते हैं, ऐसा बोलते रहते हैं लोगों को लेके। ठीक, तो हमें ये याद रखना है कि ये क्या करेंगे कि जिस पार्टी के लिए सिलेक्ट हो गया है उसको छोड़ना, इनका मतलब ऐसा कुछ नहीं कि इनको इसको छोड़ना होगा, ये नहीं भी छोड़ सकते हैं। दूसरा क्या है कि ये इनके पास एक कास्टिंग वोट होता है। कास्टिंग वोट मतलब कि सपोज करिए कि लोकसभा में 100 मेंबर है, सपोज कि लोकसभा में 100 मेंबर है और कोई बिल पास हुआ, 50 लोगों ने बोला यस, 50 लोगों ने बोला नो, ठीक है, तो जो लोकसभा का स्पीकर है ये बोलेगा कि यस या नो, तो ये जो है अपना कास्टिंग वोट देगा। एक सेकेंड गाइस, निकाल दीजिएगा। तो ये जो लोकसभा का स्पीकर है वो अपना कास्टिंग वोट देता है। कास्टिंग वोट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि 50 लोगों ने बोला यस और 50 लोगों ने बोला नो, तो डेडलॉक कौन ब्रेक करेगा? डेडलॉक ब्रेक करते हैं आपके लोकसभा के स्पीकर। वो बताते हैं कि हाँ दिस बिल शुड बी पास, मतलब वो जिसको वोट दे देंगे, मतलब एक वोट बच रहा है तो जो लोकसभा का स्पीकर है वो अपना एक वोट दे देगा, तो जिसको वो दे देगा, अगर उसने यस वाले पे दिया तो यस वाला बिल पास हो जाएगा, उसने नो वाले पे दे दिया तो नो वाला बिल पास हो जाएगा। आई बात समझ में? कास्टिंग वोट का मतलब समझ में आया? और फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, नहीं जब 5 साल हो जाएंगे लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, तो जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो जो केवल और केवल स्पीकर का पोस्ट होता है वो डिसॉल्व नहीं होता। जब तक कि नई लोकसभा बनकर नहीं आ जाती तब तक स्पीकर का पोस्ट डिसॉल्व नहीं होता, बाकी सारी पोस्ट डिसॉल्व हो जाती है। अच्छा, अब इतना बताइए कि आपको लोकसभा स्पीकर समझ में आया या नहीं? देखिए, लोकसभा स्पीकर एक वो पोस्ट है जो कि लोकसभा बनने के बाद फिर एक मतलब लोग स्टैंड करते हैं और जिनको सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो लोकसभा के स्पीकर बन जाते हैं। बनने के बाद वो अपनी पार्टी छोड़ेंगे या नहीं, इसके लिए ये कहा गया कि उनको अपनी पार्टी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो चाहे तो उसके मेंबर बने रहेंगे, यानी वो लोकसभा के मेंबर या राज्यसभा के मतलब आपके बीजेपी के मेंबर बने रहते हैं। इसके अलावा उनका काम क्या होता है कि कौन सा बिल मनी बिल और कौन सा बिल मनी बिल नहीं है ये क्लासीफाई करने का, ये बताने का सोल राइट आज के लोकसभा स्पीकर के पास है। वो उसको अगर रेजिग्नेशन देना होगा तो वो डिप्यूटी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देंगे। इसके अलावा क्या है कि कौन सा बिल मनी बाकी जितने भी, जब तक लोकसभा का स्पीकर नहीं बन के आ जाता तब तक जो पर्सन काम करता है उसको प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन होगा लोकसभा स्पीकर का उसको टेम्पररी स्पीकर बना देते हैं, जो कि क्या करेंगे, बोला आपने प्रोटेम, ये अभी है बेटा यहाँ पे है। ओके मैम, ये भी बता देते अभी आपकी वॉइस बहुत क्लियर आ रही है, अभी अच्छा है, मतलब समझ आ रहा है कंप्लीटली। हाँ, कल से यहीं पे लिया करूंगी। मेरे को भी लग रहा था कि यहाँ मेरे को इको करता है बहुत ना। यस, थैंक यू मैम। तो क्या कहते हैं
तो यहाँ तक कितना क्लियर हो। उसके बाद अगर इनको रेजिग्नेशन देना होगा, अगर इनको रेजिग्नेशन देना होगा तो ये अपना रेजिग्नेशन डिप्यूटी स्पीकर को देते हैं। अब देखिए डिप्यूटी स्पीकर क्या होता है। सपोज कि इन केस की मान लीजिए कि लोकसभा स्पीकर अभी आपके ओम बिरला है, सपोज कि ओम बिरला की तबियत खराब हो गई, तो लोकसभा स्पीकर, तो लोकसभा को फिर मतलब चेयरमैन कौन करेगा, चेयरमैनशिप कौन देगा। तो ये लोग जब एक लोकसभा का स्पीकर चुनते हैं ना, तो उसी समय एक डिप्यूटी स्पीकर भी चुन लिया जाता है। मतलब जिसको फिर से 2-3 लोग स्टैंड करेंगे, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला वो डिप्यूटी स्पीकर बन जाएगा। तो जब लोकसभा का स्पीकर चुना जाता है तभी डिप्यूटी स्पीकर भी चुन लिया जाता है कि इन केस अगर लोकसभा का स्पीकर काम ना कर रहा हो तो उस समय जो आपके डिप्यूटी स्पीकर है वो क्या करें, प्रेसिडेंशियल दे पाए। आई बात समझ में। तो डिप्यूटी स्पीकर और स्पीकर ये तो 2 पोस्ट हो गई। प्रोटेम स्पीकर का कॉन्सेप्ट क्या है। प्रोटेम स्पीकर का कॉन्सेप्ट ये है कि अभी नई लोकसभा बनी है, अभी भी नई लोकसभा बनी है, तो इनके पास अभी कोई स्पीकर नहीं है और मेंबर अब चुन के आ गए हैं। तो मेंबर को ओथ दिलाना जरूरी है कि कौन किस, मतलब चलो मैं शपथ लेता हूँ कि मैं यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया हूँ, मैं पूरी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारे काम करूंगा। आपने देखा होगा ओथ होती है। तो ये ओथ दिलाने के लिए टेम्पररी जो सबसे लंबा जिसकी मेंबरशिप होती है उस पर्सन को प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है, और वो प्रोटेम स्पीकर जैसे ही नया लोकसभा का स्पीकर बन के आता है प्रोटेम स्पीकर की पोस्ट हट जाती है। आई बात समझ में। इतनी बातें समझ में आई। सैफ, पूजा, साक्षी, अभी देखिए अभी आपके जो स्पीकर है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑनरेबल ओम बिरला है, और ये कहाँ से, मतलब ये भी तो कहीं ना कहीं से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। तो ये कोटा बूंदी राजस्थान में एक जगह है, कोटा बूंदी से ये मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। कोटा बूंदी इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, और इनके बारे में आपको कुछ भी नहीं जानना। अभी करंट स्पीकर, बाकी सारी पावर हमने पढ़ी थी, वो सारी आपकी लोकसभा स्पीकर की पावर होती है। और ये 17th लोकसभा के मेंबर है, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कोटा बूंदी कॉन्स्टिट्यूंसी है। आई बात समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। ये आपका प्रोटेम स्पीकर का कॉन्सेप्ट है कि जो प्रोटेम स्पीकर है कि जैसे लोकसभा का इलेक्शन होता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन होते हैं उनको बना देती है प्रोटेम स्पीकर। ये क्या करते हैं, नए मेंबर को ओथ दिलाते हैं, और उसके बाद ये जो हमारा स्पीकर होता है, जो करंट स्पीकर होता है, उसको सिलेक्शन जब तक नहीं हो जाता तब तक ही बनते हैं। इस बार जो आपकी 17th लोकसभा बनी थी, बताइए जो मोदी जी वाली गवर्नमेंट आई है, तो इसमें जो आपके मतलब आपके प्रोटेम स्पीकर बने थे नीलेश कुमार थे। टीकमगढ़ एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी, टीकमगढ़ एमपी से ये बेसिकली मेंबर रहे हैं और इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। तो लोकसभा के स्पीकर के बारे में चीजें क्लियर हुई, तो हमारा राज्यसभा की तरफ चले। इतना समझ में आया तो बताइए। पायल, पूजा, प्रमोद, क्लियर हो गया बेटा, आगे बढ़े। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके चेयरमैन और राज्यसभा पे। तो हमने आपको पहले ही कहा था कि जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, राज्यसभा का चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो मतलब कि हमने चुना तो उसको राष्ट्रपति है, मतलब हमने चुना तो उसको वाइस प्रेसिडेंट है, बट एज अ मेंबर वो क्या कर रहे हैं, वो आपकी राज्यसभा में काम कर रहे हैं। ठीक है, वो राज्यसभा में काम कर रहे हैं, इसलिए जो राज्यसभा का मेंबर होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। ये क्या करती है कि राज्यसभा की जो भी मीटिंग होगी, राज्यसभा के जो सेशन होंगे, उसको प्रिसाइड करने का काम आपके चेयरमैन का होता है। तो जैसे हमने लोकसभा में चुना ना एक डिप्यूटी स्पीकर, सेम वे आपका देखिए लोकसभा में स्पीकर कहते हैं, राज्यसभा में चेयरमैन कहते हैं। तो जैसे हमने लोकसभा में चुना उसी तरीके से राज्यसभा में डिप्यूटी चेयरमैन होता है। डिप्यूटी चेयरमैन क्या करते हैं, ये सेशन करते हैं, सेशन लाइक मीटिंग्स ऑफ द राज्यसभा ये लेते हैं। आपके राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, वो लेते हैं, मतलब मीटिंग सब राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो लेता है। अभी आप करंट वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगे, तो करंट वाइस प्रेसिडेंट होंगे वेंकैया नायडू, ऑनरेबल वेंकैया नायडू, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। उसके बाद जो वेंकैया नायडू है, इसके पहले वो क्या थे, तो वो मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉलिटी के मिनिस्टर थे। इसके बाद फिर उन्होंने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में भी काम किया है, और क्या कहते हैं ये एज मतलब वाइस प्रेसिडेंट की जो उन्होंने ओथ ली है वो 11 अगस्त 2017 को इन्होंने एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओथ ली है। तो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हमेशा और हमेशा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। इसके अलावा एक हम डिप्यूटी चेयरमैन भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि जब चेयरमैन अगर आपके एब्सेंट होते, कभी चेयरमैन आपके हाउस में नहीं है, तो उस समय जो हाउस को प्रिसाइड करता है वो होता है आपको डिप्यूटी चेयरमैन। और वही ये इस समय आपके वेंकैया नायडू क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इसीलिए वो राज्यसभा के स्पीकर भी होंगे, सॉरी राज्यसभा के चेयरमैन भी होंगे। तो अब बताइए आपको तीनों चीजें समझ में आई, लोकसभा का स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, राज्यसभा का स्पीकर, समझ में आया। डिप्यूटी चेयरमैन भी समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि मतलब राज्यसभा के चेयरमैन नहीं है तो डिप्यूटी चेयरमैन काम करेंगे। और इस समय जो आपके डिप्यूटी चेयरमैन है वो ऑनरेबल हरिवंश नारायण सिंह है, और ऑनरेबल हरिवंश नारायण सिंह बिहार स्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं, बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं। हरिवंश नारायण सिंह बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो आप बताइए कि आपको ये चारों लोग समझ में आ गए, लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का डिप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा का चेयरमैन और राज्यसभा का डिप्यूटी चेयरमैन।
कोई डाउट है इसमें तो पूछिए। प्रमोद, पूजा, पायल, देखिए बेटा एक बार पढ़ो, ढंग से पढ़ लो, बार बार पढ़ने का क्या ही फायदा है, फिर आप सिर्फ रिवीजन करना चाहिएगा। तो एक बार मैं भी मेहनत कर रही, एक बार आप भी मेहनत कर लो। तो ध्यान से सुनिए, बी अटेंटिव इन क्लास, डोंट मिस एनी क्लास और ट्राई टू स्पीक अप। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो टू वे इंटरेक्शन हो, मतलब कुछ आप मेरे को बताओ, कुछ मैं आपको बताऊं, है ना। मतलब ऐसा क्या लगता है कि मैं पूछ रही हूँ आप बता नहीं रहे हो, तो ऐसा लगता है कि या तो आपने समझा नहीं है, इधर यू आर नॉट इंटरेस्टेड, है ना। प्रोटेम स्पीकर बता देते हैं। प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए लोकसभा चुन के आई, ठीक है, लोकसभा चुन के आई, अभी वहां पे कोई स्पीकर नहीं है, सारे मेंबर नए हैं, तो उस थोड़े टाइम के लिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो किसी पर्सन जो कि सीनियर पर्सन होगा, सीनियर पर्सन नॉट एज वाइज, जो सबसे बुढ़े होंगे, जो लोकसभा में बहुत लंबे टाइम से चुनते चले आ रहे हैं, उनको जो सबसे सीनियर होगा उसको प्रोटेम स्पीकर बना देते हैं। फिर प्रोटेम स्पीकर का क्या काम होता है कि जो आने वाले नए मेंबर्स हैं उनके लिए इलेक्शन कराना, पहला काम, सॉरी इलेक्शन उनको ओथ दिलाना, और दूसरा काम नए लोकसभा के स्पीकर का सिलेक्शन। तो ये दोनों काम करके फिर प्रोटेम स्पीकर अपनी पोस्ट से हट जाते हैं, फिर जो आपका नया लोकसभा का स्पीकर बनता है वो काम करता है। आप बताइए, अब क्लियर हुआ? स्पीकर क्या? डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर क्या होता है कि जैसे हमने आपका स्पीकर चुना है उसी तरीके से एक डेप्यूटी स्पीकर को भी इलेक्ट करके रख लेते हैं, ठीक है। जो डिप्यूटी स्पीकर होता है वो क्या करता है कि इन केस अगर आपके स्पीकर नहीं है तब डिप्यूटी स्पीकर काम करता है, और लोकसभा के जो स्पीकर है जब भी उनको अपने रेजिग्नेशन देना होगा तो वो डिप्यूटी स्पीकर को देते हैं, ठीक है। अब अगला क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन में डाउट है, ठीक है, मैं बता देती हूँ। देखो ऐसा है कि हमने जो है 2000 मतलब एक पॉलिटिशियन थे, उनका नाम था गयाराम नाम था, ठीक है, GAYRAM, गयाराम। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब वो सिलेक्ट होके आए किसी मतलब किसी आई गेस बीजेपी से हुए थे, उनको लगा कि बीजेपी मेरे को मौका ही नहीं दे रही, कांग्रेस मतलब वो बीजेपी से फाइट की, तो लगा कि मौका तो कांग्रेस में, कांग्रेस में चले गया। पर कुछ होता है तुरंत वो जो है कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए, तो बीजेपी कांग्रेस। इससे क्या होता है कि हमने ये डेमोक्रेसी का अपमान होता है। डेमोक्रेसी का अपमान मतलब कि आपने उनको वोट किसे दिया, आपने उनको वोट दिया कि आप बीजेपी से ज्वाइन होंगे, आप कांग्रेस में चले गए। तो क्योंकि डेमोक्रेसी का ये नुकसान होता था, इस समय एक स्लोगन निकल गया, आया राम गया राम, आया राम गया राम, आ रहे जा रहे। उसको रोकने के लिए बोला गया कि हम कुछ चीजें लेके आते हैं कि जिसके बेसिस पे आपकी मेंबरशिप या तो लोकसभा की या राज्यसभा की चली जाएगी। अब बाद में जब कोई भी चीज ऐड करी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें ऐड की जाती है तो उसको शेड्यूल में डाला जाता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज डाली जाती है तो जैसे हमने आपका DPSP पढ़ा, फंडामेंटल राइट पढ़ा, तो अमेंडमेंट करके उसको डाल दिया जाता है। तो इस चीज को आपके 10th शेड्यूल में डाल दिया गया, 10th शेड्यूल में डाला गया है एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कि ये बताता है कि कौन कौन से ऐसे ग्राउंड है जिससे किसी भी मेंबर की मेंबरशिप चली जाती है। मैंने ये चीज अभी आपके टच इसलिए नहीं की क्योंकि जब हम आपको शेड्यूल पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें वापस से गो थ्रू करनी, इसलिए टच नहीं की थी। बाहर आप इतना समझ लीजिए कि 10th शेड्यूल में वो सारी चीजें दी गई हैं जिसकी वजह से किसी मेंबर की मेंबरशिप चली जाती है। अब इसमें वो भी ग्राउंड है कि सपोज आप बीजेपी से सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद आप कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, या सपोज आप कांग्रेस ज्वाइन करते हैं फिर सिलेक्ट होते हैं, फिर आप बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, यानी दल बदल करते हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। ये ऐसा हो जाता है कि आप लोकसभा राज्यसभा दोनों तरह से विन कर जाते हैं, और अगर आपने किसी एक हाउस की मेंबरशिप नहीं छोड़ी तो जिस हाउस से आप पहले सिलेक्ट हुए वहां से आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। तो वो सारे जो ग्राउंड्स हैं उसी को हम कहते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिटेक्शन या डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब बातें समझ गई सुशील? आर्टिकल 37 38 वो बता रहे, पहले इतना जितना वो इतना समझ में आया? तो कल से हमको आपका शुरू करना है यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव में सबसे जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो आपकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट है। तो बी अटेंटिव इन द क्लास, आप क्लास में रहिएगा और कोशिश करिए कि क्लास के साथ साथ चीजों को खत्म करते जाइए। बाद में जब आपको क्वेश्चन करना रहे पॉलिटी से आइडेंटिटी कि आप एसएससी तो छोड़ो, आप किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम देते हैं, मतलब कि यूपी का पीछे, बिहार का पीछे, तो इतनी आपकी तैयारी हो जाएगी कि आप स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम का भी पेपर इजिली कर लेंगे। बस बी अटेंटिव इन द क्लास, लिसन ऑल द थिंग्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, जस्ट रीड द पीपीटी थॉरोली, डू द क्वेश्चंस एंड मतलब थोड़ा सा क्लास में अटेंटिव रहिए। अगर मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो जस्ट राइट मी, नहीं आता है तो जस्ट टेल मी कि आपको नहीं पता है और क्यों नहीं पता वो बता देना, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। बस बाका 37 और 38 देख लेते हैं। आर्टिकल 37 क्या है?
कि मतलब बेसिकली ये बताता है ना कि देखो जो आर्टिकल 36 है वो बेसिकली डेफिनेशन बताता है आपकी डीपीएसपी की, मतलब कि डीपीएसपी को देने वाला कौन है, स्टेट। तो स्टेट जो मतलब फंडामेंटल राइट में जो स्टेट था कि फंडामेंटल राइट देने वाला स्टेट, उसको डिफाइन किया गया था आपके आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 36 बताता है कि जो आपका डीपीएसपी बनाने वाला स्टेट है वो स्टेट क्या होगा। और 37 क्या है कि आप ये जो बताता है, ये बताता है इनफोर्सिबल, यानी कि ये जो 37 में डीपीएसपी दी गई है दिस इज नॉन इनफोर्सिबल। नॉन इनफोर्सिबल का मतलब कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अकॉर्डिंग काम नहीं करती है तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में नहीं जा सकते हैं, जिससे आर्टिकल 37। एंड आर्टिकल 38 क्या है कि इसका मतलब ये होता है कि आपके डीपीएसपी का काम है। डीपीएसपी क्यों बनाई गई है, तो सोशल ऑर्डर यानी समाज में, सोसाइटी में एक पैरिटी बनी रहे, इक्वालिटी बनी रहे इसलिए, और लोगों का वेलफेयर होता रहे इसलिए आपका डीपीएसपी लाया गया है। आई बात समझ में? 38, 37, 38 क्लियर हुए सर? ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट आर्टिकल से एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, मतलब इन सब में तो सीधे सीधे आर्टिकल पूछ लेते हैं कि बेसिकली आर्टिकल वाले क्वेश्चन मैचिंग में आते हैं आपके। एक सेट आपके आर्टिकल लिखते हैं, दूसरे आपको मैच कराना होता है। उसमें भी आपका आर्टिकल 45 जिसमें कि आपका गोवा है, गोवा में ही एकमात्र आपका ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो कुछ आर्टिकल है जो इंपॉर्टेंट है, सारे तो याद करना भी मुश्किल है और ना वो पूछने वाले हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट है बाद में एक क्लास में लूंगी, जहाँ पे जब आपका पूरा खत्म हो जाएगा तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, उनका एक सेपरेट क्लास भी आपका लेंगे ताकि आपको रिवाइज रहे। ठीक, मेरी कोशिश ये होती है कि क्लास के एंड में आपके साल भर के करंट अफेयर्स भी करा दिए जाए। साल भर के नहीं, 6 महीने के करंट अफेयर, जितने भी पॉलिसी रिलेटेड करंट अफेयर है वो करा दिए जाए। बाकी देखते हैं इस बार का ये वाला बैच कैसा जाता है। वैसे तो आपकी शायद आप लोगों की करंट अफेयर की क्लास होती भी है, सर लेते हैं, तो सर ले ही रहे तो कोई इशू नहीं है। अदरवाइज मतलब जो प्रीवियस बैचेस है वैसे करंट अफेयर भी देखती हूँ कि 6 महीने का पॉलिटी का करंट अफेयर कर लेते हैं हम लोग, क्लास में ही कवर कर लेते हैं विद क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखते हैं इस बार का बैच कैसा होता है, किस तरीके का प्लानिंग होती है। बाकी मुझे जहां तक अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि करंट अफेयर की क्लासेस आपकी ऑलरेडी चल रही है, तो वो तो बाद में देख लेंगे। अभी कल से आप शुरू करेंगे आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव। बी अटेंटिव इन द क्लास, बी इन द क्लास एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट आई एम आस्किंग यू। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं थोड़ा स्लो बोला करूँ, कोई बात नहीं। एक्चुअली इशू क्या था कि आप लोगों से पहले ही बैच चल रही थी अमनदीप, मतलब आप लोग जब आए ना इसके पहले से बैच चल रही थी। तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि जिन्होंने बेसिकली डीपीएसपी तक चीजें पढ़ रखी थी, है ना, तो उन लोगों के लिए बोरिंग हो रही थी। तो जल्दी से जल्दी ये था कि आप लोगों को एक लेवल पे ला दिया जाए। बट अब ठीक है, अब तो आप सब लोग एक लेवल पे आ गए हैं, अब हम आराम से चीजों को लेकर चल सकते हैं। ठीक, मतलब मैम मेरे को पॉलिटी की इतनी अभी समझ भी नहीं है, तो इसलिए मैम थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है। कोई बात नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो मैम, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बस थोड़ा सा स्लो हो जाए तो ज्यादा। लेकिन आपको भी अच्छा पढ़ के दिखाना है, मतलब मेरे पढ़ाने का फायदा तब होगा जब आप अच्छा करके दिखाएंगे, है ना। यस, तो ठीक है, बाकी की फिर कल से मिलते हैं आपसे यूनियन एग्जीक्यूटिव के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।